अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इंजीनियर वसीम और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं एसएससी लेवल का पेपर 2 पार्ट 2। और ये पेपर अटेम्प्ट करने के लिए हमारे पास जो टाइम गिवन है वो है 1 आवर 50 मिनट्स। देखिए आप लोगों को जो टाइम गिवन है 1 आवर 50 मिनट्स का, या 25 मार्क्स का आपका पेपर है। डायरेक्टली हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट एनी 3 यूजेस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन लाइट प्रोपगेशन। ये मैंने आपको कहा था जब मैं आपको एमसीक्यूज पेपर 1 में करवा रहा था, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यूजेस ऑफ टीआईआर के अंदर सबसे एक इम्पॉर्टेंट यूज जो है वो क्या होता है, वो होता है ऑप्टिकल फाइबर का। सही है, तो वो इसका पहला यूज में आ जाएगा इन ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के अंदर हम ये यूज़ करते हैं टीआईआर को, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को। ठीक है, उसके बाद इसके अलावा हम कहाँ यूज़ करते हैं, हम मेडिकल के अंदर भी इसके यूजेस हैं। मेडिकल एंडोस्कोप्स के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और हम प्रिज्म के अंदर भी इसको यूज़ करते हैं, इन प्रिज्म्स। प्रिज्म्स और एक वर्ड होता है पेरिस्कोप, हम इसके अंदर भी इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये यूजेस हैं, ये आप याद रख लें ताकि आप लोग क्वेश्चन के आंसर सही दे सकें। तो यूजेस ऑफ टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यू शुड नो। अच्छा, इसके बाद नेम एंड डिफाइन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऑन विच इट वर्क्स। सबसे पहले तो आपने उसका नेम करना है कि नेम किस प्रिंसिपल पे वो काम कर रहा होता है। वो जो प्रिंसिपल जिस पे वो काम कर रहा होता है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। और हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन दैट, हम इसको डिफाइन करते हैं व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस। ठीक है, जब ये चेंज होता है तो क्या होता है, एन EMF is induced in the coil। सही है, उसके बाद आपके पास आ गया, ये आपने डिफाइन भी कर दिया। राइट वन यूजेस ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का एक यूज क्या है, एक सिंपल सा, ये आपके एमसीक्यूज में दिया हुआ था, इंक्रीज और डिक्रीज वोल्टेज। सही है, इंक्रीज और डिक्रीज वोल्टेज। सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, द पिक्चर दैट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन ऑफ अ टेलीविजन दैट यूजेस कैथोड रे ट्यूब्स बिकम्स डिस्टॉर्टेड व्हेन अ पावरफुल मैग्नेट इज ब्रॉट नियर द स्क्रीन, एक्सप्लेन द गिवन फिनोमेना। देखें, जब एक मैग्नेट को नियर द स्क्रीन लेके आया जाता है तो वो क्या करता है, इट्स, मैं स्टेटमेंट ही लिख देता हूँ, इट्स मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या करता है, एक्सर्ट्स अ फोर्स। सही है, किस पे फोर्स करता है, ऑन मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे। और क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है, एंड चेंज देयर पाथ, एंड चेंज देयर पाथ। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, अब क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन अपना पाथ चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है डिफ्लेक्शन हो रही है, और ड्यू टू डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो डू नॉट स्ट्राइक इन द करेक्ट पोजीशन ऑन द स्क्रीन, वो सही पोजीशन पे स्ट्राइक नहीं करते, करेक्ट पोजीशन ऑन द स्क्रीन। और इसकी वजह से क्या होती है, पिक्चर बिकम्स डिस्टॉर्टेड। तो पिक्चर क्या हो जाती है, वो क्या हो जाती है, डिस्टॉर्टेड हो जाती है आपकी। सही है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, मेंशन एनी टू बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन एंड डेटा थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर। ओके, 2 बेनिफिट्स बताएं ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू डेटा एंड ऑप्टिकल फाइबर। सबसे पहला बहुत आसान सा इसका क्या है, बेनिफिट है, वो क्या है, ट्रांसमिट डेटा एट वेरी हाई स्पीड। ठीक है,
हाई स्पीड, सही है। और दूसरा क्या है? दूसरा है लिटिल लॉस ऑफ सिग्नल ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, जब हम लॉन्ग डिस्टेंसेस पे कर रहे थे, ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, सही है, ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट इन एनी 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स देने आपने। सबसे पहला पॉइंट, इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, यानी कि ऑब्वियसली न्यूक्लियर किसको हाई टेम्परेचर चाहिए? न्यूक्लियर फ्यूजन को हाई टेम्परेचर चाहिए। दूसरा, प्रेशर भी हाई चाहिए, वेरी हाई प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर is needed to bring nuclei, थोड़ा सा लाइन भी इंपॉर्टेंट लाइन भी मेंशन कर देना, क्लोज एनफ फॉर फ्यूजन, सही है, फॉर फ्यूजन हो गया, सही है। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या आएगा? तीसरा पॉइंट है हमने क्या करना है इसमें, कंट्रोलिंग एंड मेंटेनिंग फ्यूजन रिएक्शंस इज वेरी डिफिकल्ट। देखिए, कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग इसलिए डिफिकल्ट होती है क्योंकि उसकी जो कंडीशंस होती है ना, बिकॉज ऑफ द रिएक्शन कंडीशन, उसकी रिएक्शन कंडीशन इतनी खतरनाक होती हैं, इसकी वजह से उसको कंट्रोल करना और इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये 3 डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो डिफिकल्ट है, सही है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा हुआ है सिंपल पेंडुलम है, उसकी लेंथ है 4 मीटर, लॉन्ग स्ट्रिंग है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इफ इट इज प्लेस इन एन एलिवेटर मूविंग अपवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब पार्ट 1 है, ए का पार्ट 1 है, ठीक है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल अपॉन जी होता है, सही है। अब वो एलिवेटर जब ऊपर मूव कर रहा है तो पहले तो एक तो ये 2 पाई आ गया, लेंथ की वैल्यू क्या है 4 है, लेकिन जी की वैल्यू क्या आएगी, वो 8 में ऐड होगा 9.8, क्योंकि वो उसके इफेक्ट को भी तो कैंसिल आउट करना है। वो जान लग रही है ना, ऊपर जान लग रही है, ग्रेविटी 9.8 है, 8 ये हो गया, तो टोटल टाइम पीरियड जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास कैलकुलेट करेंगे, तो ये 9.8 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 17.8 हो जाएगा। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर से कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से, ठीक है। उसके बाद 4 डिवाइड बाय 17.8 करेंगे, ठीक है। 4 डिवाइड बाय 17.8 करेंगे, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेने के बाद उसको 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3.14 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका अप्रोक्सीमेट आंसर आपके पास जो आएगा वो आएगा 2.98 सेकेंड्स, ठीक है। 2.98 सेकेंड्स आ जाएगा आपके पास टाइम पीरियड, सही है। उसका लिखा हुआ है इफ द एलिवेटर इज मूविंग डाउनवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखें, अगर एलिवेटर नीचे जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, क्योंकि ग्रेविटी भी नीचे जा रही है, एलिवेटर भी की स्पीड भी अलग है, तो इसका मतलब यह है कि जो टोटल आपके पास एक्सेलरेशन होगी ड्यू टू ग्रेविटी, वो 4 यहाँ पे क्या आएगा, 9.8 में से उसको निकाल दो, 8 को निकाल दें, तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 1.8 आ जाएगा यहाँ पे आपके पास, सही है। अब 4 डिवाइड बाई 1.8 करें, इसका फिर स्क्वायर रूट लें, फिर 3.14 से मल्टीप्लाई करें, और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 9.36 सेकेंड्स आ जाएगा, सही है। तो ये आ जाएगा आपके पास टाइम पीरियड की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी लिखा हुआ है प्रोड्यूसेस अ साउंड इन अ बिग एम्प्टी हॉल, ही हियर्स अ रिकरिंग एंड साउंड रिजेंबलिंग टू इट्स ओरिजिनल साउंड। ये फॉर्मूला इसको कहते हैं एको, क्योंकि वो रिकरिंग साउंड प्रोड्यूस वो हो रहा है, और एम्प्टी हॉल के अंदर तो आवाज क्या आती है, एको की आवाज आ रही होती है ना, और वो रिजेंबल करती है अपनी ओरिजिनल साउंड को, तो एको कहलाता है उसका प्रिंसिपल, ठीक है। तो आपके पास इसका पार्ट 1 का आंसर क्या आएगा, आपके पास एको, ठीक है। अब वो कह रहे हैं डिफाइन द फोनोमेना, एको को डिफाइन करते हैं, इट इज द रिपीटेशन
of sound heard after reflection from a distant surface। ठीक है, ये तो हो गया इसके पार्ट बी के पार्ट वन का आंसर। फिर कह रहे हैं कि एक्सप्लेन हाउ इट इज प्रोड्यूस इन 4 पॉइंट्स। भाई अगले 4 पॉइंट में 4 पॉइंट्स में आपने ये बताना है कि एको प्रोड्यूस कैसे होती है। सही है, एको क्या होती है, प्रोड्यूस कैसे होती है। चले, इसका पहला पॉइंट है, ये पार्ट टू डिस्कस करें यहाँ पे। साउंड वेव्स स्ट्राइक्स अ हार्ड सरफेस, पहला पॉइंट आ गया। 4 नंबर है ना, तो 4 पॉइंट्स लिखने हैं। पहले उसने हार्ड सरफेस को स्ट्राइक किया, दूसरे में क्या हुआ, रिफ्लेक्ट बैक टूवर्ड्स लिसनर। सही है, तीसरा क्या हुआ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है मस्ट बी फार एनफ, मस्ट बी फार एनफ। ये 3 पॉइंट हो गए। और जो चौथा पॉइंट है वो है रिफ्लेक्टेड साउंड इज हर्ड आफ्टर, थोड़े से गैप के बाद वो आवाज सुनाई देती है, आफ्टर अ शॉर्ट टाइम गैप। सही है, तो शॉर्ट टाइम गैप के बाद वो आवाज सुनाई देती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए है, इसका पार्ट 1 देख रहे हैं। वाई लार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस कैन बी डेंजरस, गिव 2 एग्जांपल ऑफ इट फ्रॉम डेली लाइफ। डेली लाइफ से आपने ये चेक करके बताना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस जो हैं लार्ज अमाउंट में है, क्यों डेंजरस है। सही है, तो इसका रीजन कहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। ए के पार्ट 1 का आंसर क्या आएगा मेरे पास। सबसे पहले जो है वो लार्ज जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्पार्क जनरेशन। लार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होते हैं ना, तो स्पार्क जनरेट कर देते हैं। ठीक है, तो स्पार्क जनरेट कर देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, इग्निशन। इग्निशन का मतलब होता है जलते हैं, इग्निशन ऑफ फ्लेमेबल, ऐसे सब्सटेंस जो आग लगने से जल जाते हैं ना, तो वो बेसिकली इसको क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस अगर ज्यादा अमाउंट में होंगे तो वो क्या करता है, इग्नाइट कर देता है इनको फ्लेमेबल सब्सटेंसेस को इग्नाइट कर देता है। ठीक है, पार्ट टू के अंदर क्या लिखा, पार्ट टू के अंदर क्या आपके पास, पार्ट टू में है इलेक्ट्रिक शॉक्स। ठीक है, एक ये है। अब इसके अंदर ये थोड़ा खतरनाक फिनोमेना है, इसमें क्या होता है, पेनफुल शॉक्स लगते हैं ह्यूमंस को, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज्यादा है ना। ठीक है, तो 2 आंसर्स आपने 2 नंबर में लिख देना, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके पार्ट टू में लिखा हुआ है लॉन्ग व्हीकल्स कैरिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल्स, फ्लेमेबल नहीं है, इनफ्लेमेबल है, यूजुअली है मेटेलिक चेन। उसके अंदर मेटेलिक चेन होती है, वो क्या करती है, मेटेलिक चेन टचिंग द ग्राउंड ड्यूरिंग मोशन के दौरान वो होती है। अब जब इनफ्लेमेबल होती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। ठीक है, क्योंकि वो इग्निशन नहीं होती उसकी। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट यूजिंग द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड फ्रिक्शन के हिसाब से आपने एक्सप्लेन करना है। अब ये जो एक्सप्लेनेशन है ये 4 नंबर की 3 नंबर की एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, पहले वाला पार्ट भी 3 नंबर का था, ये वाला पार्ट भी इसका 3 मार्क्स का है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसकी कैसे लिखेंगे, आप इसको एक्सप्लेन करके कंप्लीट डिटेल में लिखेंगे। फ्रिक्शन बिटवीन रोड्स, टायर्स एंड रोड, ये क्या करता है, जनरेट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। ठीक है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस करते हैं। अगर ये डिस्चार्ज नहीं किए जाते, इफ नॉट डिस्चार्ज, ये अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस को डिस्चार्ज नहीं किया जाता तो दीज चार्जेस ये क्या करते हैं, कैन कॉज स्पार्क्स। ठीक है, स्पार्क्स करते हैं, और वो क्या करते हैं, स्पार्क्स कैसे करते हैं, वो बेसिकली इग्नाइट कर देते हैं, पोटेंशियली
इग्नाइटिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल, सही है। इनफ्लेमेबल मटेरियल्स को क्या करते हैं, वो इग्नाइट कर देते हैं। तो मेटेलिक चेन का जो काम होता है वो क्या करता है, मेटेलिक चेन सेफली डिस्चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज टू ग्राउंड। तो जो मेटेलिक चेन होती है वो बेसिकली पाथ दे देते हैं ना ग्राउंड को, वो ग्राउंड को पाथ दे देता है। मेटल का काम क्या था, मेटल इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सही है। तो मेटेलिक चेन क्या करती है, मेटेलिक चेन ने पाथ दे दिया, किसको पाथ दे दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस को पाथ दे दिया। देखिए सबसे जो इजीएस्ट पाथ है और सबसे जो सेफेस्ट पाथ है, मेटेलिक चेन, यहाँ पे पहले आंसर लिख लेते हैं, मेटेलिक चेन सेफली डिस्चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज टू ग्राउंड। अब देखें मेटेलिक चेन का जो काम होता है वो क्या होता है, वो बेसिकली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है उसको पाथ देते हैं ताकि वो सीधा सीधा ग्राउंड में चले जाएं, सही है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है आपका, पार्ट बी करना है आपने। एक्सप्लेन हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर राइजेस, रेजिस्टेंस राइज करी विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। गिव 5 पॉइंट्स टू सपोर्ट योर आंसर। दिस इज अ वेरी लेंथी पॉइंट्स, सो यू नीड टू राइट दोज पॉइंट्स, ठीक है। आपने 5 पॉइंट्स बताने हैं सपोर्ट करने के लिए अपने आंसर्स के लिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 5 पॉइंट्स लिख देंगे तो आपके मार्क्स मिल जाएंगे, एग्जामिनर आपको मार्क्स अवॉर्ड करेगा। पहला क्या है, इंक्रीज्ड एटॉमिक वाइब्रेशंस। देखिए एटम्स के बीच में जब वाइब्रेशन हो रही होती हैं, जब इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा तो वो क्या होगा, एटॉमिक वाइब्रेशंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से मूवमेंट क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी क्या हो जाती है, रिड्यूसेस इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, दिस इज द सेकेंड पॉइंट। रेजिस्टेंस आ गया तो इसका मतलब ये है कि चार्ज करंट क्या करेगा, फ्लो नहीं कर सकता, करंट फ्लो नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तीसरा पॉइंट क्या है, इंक्रीज्ड स्कैटरिंग। स्कैटरिंग जो है वो इंक्रीज हो जाती है इसमें, ठीक है। क्योंकि स्कैटरिंग क्यों इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से स्कैटरिंग इंक्रीज हो रही है, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ठीक है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, सही है। और लास्टली जो चीज़ है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं आपके पास, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल कंडक्टर राइजेस विद इन इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो पांचवा जो पॉइंट है, जब वो इंक्रीज होता है, इसका मतलब ये है कि वो मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मटेरियल डिपेंडेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मटेरियल डिपेंडेंसी, कौन सा मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसकी बेसिस पे भी रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट से भी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, स्कैटरिंग ऑफ इससे भी हो रही है, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी से भी हो रही है, और इंक्रीज एटॉमिक वाइब्रेशन से भी हो रही है। तो दीज आर द 5 पॉइंट्स, सही है।